गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पुनः आपसे YouTube ऑनलाइन के माध्यम से, लाइव माध्यम से आपसे जुड़ने का मौका प्राप्त हो रहा है और कोशिश करेंगे कि आगे की क्लासें कंटिन्यूस आपको मिलती जाए। ठीक है, तो बाकी आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसको क्या करना है, अपने को एक तो लाइक करना है, एक सब्सक्राइब करना है चैनल को और एक शेयर भी करना है, प्लस बेल आइकन का बटन जरूर दबाना है। उसका रीज़न क्या है बेल आइकन का, ताकि इस चैनल संबंधित जो भी मेरी वीडियोस आएंगी आपके पास में वो आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में मिलेगी, नोटिफिकेशन में फर्स्ट मिलेगा, ताकि आपको क्लियर पता लग जाए कि हाँ आज इस चैनल के माध्यम से जिस भी टॉपिक का, जिस भी टीचर्स का क्या हो वीडियो अपलोड हो गया है। ठीक है, दूसरी बात, हमने पिछली बारी जो टॉपिक, पिछले लेक्चर में हमने जो टॉपिक किया था वो था कुलाम का नियम। क्या था कुलाम का नियम? थोड़ा सा रिवाइज करता हूं, उसमें एक दो बातें मुझे बतानी बहुत जरूरी है आपके लिए। तो क्या था कि कुलाम का नियम था जब दो स्थिर बिंदु आवेश, मैंने याद होगा आपको बताया था पिछले लेक्चर में, जब दो स्थिर बिंदु आवेश, क्यों बात की, उसकी रीजन क्या अभी मैं पूरी बात करूंगा। दो स्थिर बिंदु आवेश हो और वो कुछ दूरी पर रखे हो तो उस स्थिति में उनके बीच कुलाम बल जो होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसको ही वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, क्योंकि बल क्या होती है, सदिश राशि। ये कहाँ पढ़ा है आपने 11वीं में? सदिश राशियां क्या होती हैं? जिसके लिए अपने परिमाण और मात्रक के साथ साथ में दिशा की आवश्यकता हो तो वो क्या होता है, हमारे लिए सदिश राशि होती है। तो F वेक्टर को अपने ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो आ गया परिमाण, और साथ में क्या लिखेंगे, दिशा। दिशा किसके अनुरूप लिखिए, R कैप के अनुरूप। ठीक है, आपको याद होगा आपने 11वीं में लिखा होगा A वेक्टर बराबर A.A कैप। तो एक तो होता है परिमाण और एक क्या होती है, दिशा। ये मैंने दोनों एक साथ लिख दिए। अब मैंने इसकी बात क्यों की, क्योंकि मुझे आपसे एक टॉपिक बात करनी है। क्यों मैंने एक बोला, स्थिर बिंदु आवेश, ये बहुत अच्छी चीज आई है। ठीक है, स्थिर आपको पता है रुका हुआ, एक जगह पे रखा हुआ, स्टैटिक पोजीशन में। अब बात आती है बिंदु आवेश। बिंदु आवेश कहा जाए तो इत्तुस आवेश, मतलब छोटा सा आवेश बिंदु आवेश हो गया। पर ऐसा कैसे? अगर इसकी कंफर्मेशन डेफिनेशन देनी है तो हम कैसे उसको क्लियर करेंगे, वो हमारे लिए मुख्य बात है। अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास एक चालक गोला है, इतना बड़ा चालक गोला है R त्रिज्या का, और उसके ऊपर क्या है, आवेश है। ठीक है, आवेश है। अभी मैं कहूं कि क्या ये एक बिंदु आवेश है, आप कहोगे नहीं, क्योंकि सर ये तो इतना बड़ा है, कहां बिंदु आवेश है? बिंदु आवेश तो मतलब छोटे छोटे। लेकिन अगर तुलनात्मक रूप से बात करूं, जैसे मान लो आप बहुत दूर बैठे हो, नहीं आप तो हमारे पास जुड़े हुए हो हमारे चैनल से, जैसे मान लो मेरे से स्ट्रेट एक सीधी रेखा में कोई बहुत दूर एक व्यक्ति खड़ा है और वो क्या कर रहा है, उसके हाथ में भी क्या है, एक आवेशित गोला है। ठीक है, और मेरे हाथ में भी एक आवेशित गोला है। अब वो वहां से इतनी दूरी से देखेगा, मेरे हाथ में जो भी आवेशित गोला है वो उसको बहुत छोटा दिखाई देगा। ठीक है, और उसके हाथ में जो आवेशित गोला है वो मुझे क्या दिखाई देगा, बहुत छोटा दिखाई देगा। तो उसके सापेक्ष मेरे पास जो भी आवेशित गोला है वो एक प्रकार से बिंदु आवेश के रूप में निरूपित हो रहा है, और उसके पास जो आवेश है वो मेरे लिए क्या हो रहा है, बिंदु आवेश की तरीके से कार्य कर रहा है। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं बात करूं, यहां से पृथ्वी से अगर हम सूर्य को देखते हैं तो उसका आकार बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक रूप में बात करें तो सूर्य का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 100 गुना है। लेकिन हमारे लिए क्या है, दूरी अत्यधिक होने के कारण हमें वो क्या दिखाई दे रहा है, एक बिंदु रूप दिखाई दे रहा है। जैसे हमें स्टार दिखाई देते हैं तो बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब वो इतने थोड़ी हैं, वो बहुत बड़े आकार में है, और पृथ्वी से कई तो सूर्य से भी बहुत बड़े हैं। तो इसका मतलब हुआ क्या, हुआ ये कि विमा मतलब डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं मुख्य डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये भी मैं आपको समझा देता हूं कि चित्र के अनुरूप समझो। माना मेरे पास दो पृष्ठ है, एक माना ये एक पृष्ठ है और एक इससे इस दूरी पर एक पृष्ठ रखा है। अब इन दोनों पर कोई आवेश रखा है, आवेश चाहे कितना भी हो हमें नहीं मतलब उससे, लेकिन हमें इतना पता है ये दोनों पृष्ठ आवेशित है। अब क्या ये बिंदु आवेश हैं, तो इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे वो मुख्य बात निर्भर करती है। मान लिया कि इन दोनों के बीच की दूरी जो भी है वो है, ठीक है, बहुत अधिक दूरी है इनके बीच की, तो आप कैसे क्लियरिफिकेशन देंगे? यदि इस पृष्ठ की विमा, इस पृष्ठ की विमा का मतलब आपको मैंने 11वीं में सिखाया था, विमा मतलब चाहे वो लंबाई हो, चाहे वो चौड़ाई हो, चाहे वो ऊंचाई हो, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, विमाओं के अनुरूप बात करते हैं। तो कहता कि यदि इस पृष्ठ की विमा इन दोनों पृष्ठ की बीच की दूरी जो भी है, मान लो R, इसकी तुलना में नगण्य, नगण्य का मतलब आप समझते हो कि जो न के बराबर हो। अगर इस पृष्ठ की विमा इन दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी के नगण्य हो या न के बराबर हो
तो उस स्थिति में इस पृष्ठ पर रखा जो भी आवेश, जितना भी आवेश होगा वो क्या होगा, बिंदु आवेश होगा। बहुत आसान डेफिनेशन थी। जैसे मान लो मैंने कहा, आपने कई बार यूज किया, हम करते थे, याद होगा आपको, याद होगा 11वीं में, क्योंकि मैं हर चीज 11वीं के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, उदाहरण स्वरूप लेने। याद होगा कि आपने पृथ्वी की त्रिज्या लिखी थी r, गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में, और उससे h ऊंचाई पर एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, याद होगा, h ऊंचाई पर। तो आपके पास एक इक्वेशन बनती थी, तो वहां आता था r² प्लस h² का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आया था, याद होगा आपको। तो आप क्या करते थे कि h इज लेस देन r, इट मींस h² इज आल्सो लेस देन r², इट मींस h² इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, मतलब h² का मान तुलनात्मक रूप से क्या होगा, नगण्य होगा। जैसे मैंने कहा, आपने कई बार आंसर निकालते हो, क्या निकालते हो, 49.90 मीटर, तो आप उसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या लिख देते हो, 50 मीटर, ये कर देते हो ना। इसका मतलब ये है कि जो 50 और 49.90 में जो अंतर है तुलनात्मक रूप में बहुत कम है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको मैंने बता दी है। जब आप इस चीज को समझ रहे हो तो आप उस डेफिनेशन को लिख भी सकते हैं। दूसरी बात, कोई टॉपिक है आप सोचते हो डिस्क्रिप्शन में, हाँ ये चीज आपको मैं बता देता हूं। जैसे मैंने पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने कमेंट्स भी सभी के पढ़े, पहले तो उनके लिए धन्यवाद। दूसरा, मैंने आपको क्या था, वहां पे एक लिंक भी अपलोड किया था, ताकि जो टॉपिक मैंने आपको करवाया वो आप नोटबुक में कर सको, और ये शीघ्र ही व्यवस्था कर दूंगा कि भी इस वीडियो के साथ में भी वो डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, आप अगर मान लो जब तक मेरा वो लिंक नहीं आता या डिस्क्रिप्शन में आपके पास PDF नहीं आता, तब तक आप क्या कर सकते हो, जो मैंने लिखा वीडियो पॉज करो और उसका स्क्रीनशॉट लो, और उसका फिर आप वर्क भी साथ में कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा मुख्य काम शुरू होगा कि वेक्टर फॉर्म हमें शो करना है, किसका, कूलाम के नियम का। तो टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। देखो, लॉन्ग मेथड करो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कुछ अंश हमेशा 11वीं के उठाऊंगा ताकि आपको आसान हो। आपने गुरुत्वाकर्षण के नियम का भी सदिश निरूपण किया था, उसी के आधार पर हम करेंगे। देखो कैसे करेंगे, माना हमारे पास एक निर्देश तंत्र है, और इस निर्देश तंत्र में मूल बिंदु के सापेक्ष, ये हो गया मूल बिंदु O, इसके सापेक्ष हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश रखे हैं। जैसे मान लिया ये क्या था, Q1, ये एक स्थिर बिंदु आवेश है, और ये क्या था, Q2, ये भी क्या था, एक स्थिर बिंदु आवेश था। ठीक है, और इन दोनों का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, मतलब इनकी स्थिति जो है वो क्या है, R1 वेक्टर, और इसकी क्या है, R2 वेक्टर। कभी सोचा है, जो मेरे से 11th में पढ़ा है उन्हें तो पता है, निर्देश तंत्र का उपयोग हम सामान्य जीवन में भी करते हैं, ये आपको मैं वीडियो के टाइम में बता दूंगा अभी। ठीक है, अभी जैसे इसका स्थिति सदिश R1 किसके सापेक्ष है, इसके सापेक्ष है। ठीक है, और इसका स्थिति सदिश Q2 का क्या है, R2 किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष है। पर हमें करना क्या है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, ये है आपके टॉपिक का नाम, कूलाम, कई कूलम भी बोलते हैं हम लगभग, के नियम का सदिश निरूपण, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। अब देखो हम इसको किस तरीके से करेंगे। हमारा काम क्या है इसको करने का, हमें बल निकालना है। हम देखें हमारे पास दो आवेश है, अब वो प्लस के हैं, माइनस के हैं। अगर हमें पता है दो विपरीत हैं तो आकर्षण समान है तो प्रतिकर्षण। हमने क्या कहा, माना Q1 आवेश Q2 पर एक बल आरोपित कर रहा है। किस पर कर रहा है, Q2 पर। तो देखो जैसे मैं बोल रहा हूं लाइन वैसे वैसे लिखूंगा। किस पर बल लग रहा है, 2 पर। किसके कारण लग रहा है, 1 के कारण। तो हम बल का मान क्या लिखेंगे, F21। अब मैंने कहा ऐसे ही Q2 भी लगा सकता है इस पे, तो Q2 किस पे बल लगाएगा, 1 पर। तो हम लिखेंगे बल लग रहा है 1 पर, किसके कारण लग रहा है, 2 के कारण। किसके कारण लग रहा है, 2 के कारण। हम दोनों में से किसी एक की बात कर लेते हैं, दूसरा क्या करेंगे, इसी प्रकार लिख के हम सोल्व कर सकते हैं। बहुत आसान पैटर्न। देखो कैसे, जैसे मुझे F21 निकालना है। अब क्या होता है, F21 निकालते हैं ना तो कई बार माइंड में आता है सर 1 2 1 2 2 1 मिक्स हो जाता है। तो जैसे सीक्वेंस देखे 2 1, तो आपको भी दूरी का सीक्वेंस क्या लेना है, 2 1। अब हमें पता है जो बल होता है F वेक्टर, जो भी बल होता है, अगर हम उसको लिखते हैं, जो भी लिखते हैं Q1 Q2 अपॉन R², ये जो दूरी होती है वो आवेशों के बीच की होती है। अब यहाँ पे आवेशों के बीच की दूरी भी चाहिए, वो कैसे निकालेंगे, देखिए बल लग रहा है इस दिशा में, तो
हम क्या करेंगे, इधर वाला वेक्टर निकालेंगे और इसको नाम दे देंगे R21 वेक्टर। क्या नाम देंगे, देखो 21 है तो क्या लिखेंगे R21। अगर 1 2 निकालना होगा तो आप क्या कर दोगे, इसको अल्टरनेट चेंज कर दोगे। ये तरीका है याद करने का। अब R21 वेक्टर है तो आप इसको डिनोट कर सकते हो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये भी आपको पता होगा क्योंकि आपने कहाँ पढ़ा है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। कहाँ पे आपने पढ़ी है, 11th में, त्रिभुज का नियम, सदिशों के त्रिभुज का नियम। देखो कैसे, क्या था सदिशों के त्रिभुज का नियम, जब दो सदिश राशियां एक दिशा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यक्त करें समान दिशा में, तो उस स्थिति में तीसरी भुजा जो होगी विपरीत दिशा में, वो उस सदिश राशि के परिमाण को व्यक्त करेगी। अब देखो अगर मैं इस डायग्राम को अलग बना के दिखाऊं, O से इधर की ओर जा रहा है R1 और ये जा रहा है R21। अब ये मैंने वैल्यू कहाँ से लिखी है, वो इसी से लिखी है त्रिभुज नियम से। और परिमाण क्या होता है, विपरीत दिशा में क्या है, R2। तो हम कहते हैं देखो ये एक समान ऑर्डर में है और ये क्या है, विपरीत में है, तो क्या होता है, इस परिमाण का मान R1 वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर। तो R21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये कहाँ से आई, मैंने ये त्रिभुज नियम से डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि अब आप 12वीं में हो चुके हो तो कुछ चीजें हैं ना शॉर्टकट भी लिखना शुरू करो। अब हम काम शुरू करते हैं, हमारे टॉपिक को किस तरीके से करेंगे वो समझना है आपको। देखिए हमने निकालना है सबसे पहले आवेश Q2 के कारण Q1 पर, नहीं 1 के कारण 2 पर निकाल रहे हैं, 2 पर बल या कूलम्ब बल। कूलम्ब बल क्या है, हमारे को पता है F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 और Q2 दोनों के बीच की दूरी क्या ली है, R21 का स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाता है, R21 का कैप। इज दैट क्लियर, ये बात समझ आई। अब देखो ये हमारे पास हुआ, लेकिन अब हमने 11वीं में पढ़ा था किसी भी परिमाण को हम, कोई भी परिमाण हो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 वैसा Q2 वैसा। अब इसको देखो अपने ये पुट भी कर देंगे साथ में, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूं R21 वेक्टर का होल स्क्वायर। तो इसको मैं R21 वेक्टर का वैल्यू है R2 माइनस R1, यहाँ पुट भी कर देता हूँ साथ में। तो क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल स्क्वायर डॉट R21 कैप है तो इसको आप लिख दो R21 का कैप। इज दैट क्लियर, ये बात समझ आई। अब देखो आपने 11वीं में पढ़ा एकांक सदिश क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं एकांक सदिश होता है, देखो कोई सदिश राशि क्या होती है, A डॉट A कैप, या क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ A वेक्टर डॉट A कैप होता है। देन वैल्यू ऑफ A कैप इज इक्वल टू A वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ A वेक्टर। इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो देखो कैसे होगा, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21, क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1 वेक्टर का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा R21 का वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मॉड्यूलस, चूंकि ये वाला पोर्शन आप साथ में लिख सकते हो। अब ये देखो ये स्क्वायर है और ये है, तो इसको अपने सेट कैसे करेंगे, देखो F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये और ये एक ही चीज है, ठीक है। तो देखो कैसे, मैं पहले स्टेप क्लियर कर लेता हूँ, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर इनटू, इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और नीचे क्या लिख सकता हूँ, मोड में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये भी क्या है, मोड में R2 माइनस R1 का स्क्वायर, ये है R2 माइनस R1, तो इसका क्या हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। और पावर 3 हो जाएगा तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो हम रिप्रेजेंट करेंगे F वेक्टर 21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ये दोनों क्यूब में हो जाएंगे तो यहाँ लिख दोगे आप R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब डॉट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इज दैट क्लियर, ये बहुत सिंपल सा मेथड था। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब बात आती है किसकी, देखो एक चीज तो हमेशा ध्यान रखना,
कभी भी गलती नहीं होगी। 2 1 सीक्वेंस तो 2 1 2 1 2 1 हर जगह सीक्वेंस, तो गलती होने की संभावना ही नहीं। अगर मान लो भूल भी जाओ क्या यूज़ करना है, R12 करना है या R21, तो ये याद रखो 2 1 है तो सीक्वेंस 2 1 रखो, 1 2 है तो सीक्वेंस 1 2 रखो। अब मैंने कहा 11वीं आपका पीछा अभी नहीं छोड़ेगी, तो कैसे नहीं छोड़ेगी वो देखो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रफ कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, ये तो बल निकाला किसके कारण, 1 के कारण 2 पर, और अगर हम निकालें आवेश Q2 के कारण Q1 पर कूलाम बल, तो सीक्वेंस जो होगा ना सारा का सारा चेंज हो जाएगा। कैसे होगा देखो, आप F12 आप लिख सकते हो इसी प्रकार, ये सिंबल होता है इसी प्रकार का, ठीक है। F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपोन में, ये चीज क्या हो जाएगी अल्टरनेट चेंज, यहां लिख दोगे आप R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब, और ये हो गया R2 वेक्टर और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, सीक्वेंस चेंज हो गया, ये आ गया। अब देखो हमारा काम क्या है, थोड़ा सा रहता है टॉपिक बिल्कुल, ठीक है। देखिए हमने 11वीं में पढ़ा विपरीत सदिश। विपरीत सदिश क्या होती है, हमने पढ़ा जब दो सदिश जो क्या हो, परिमाण में समान हो, एक दूसरे के विपरीत हो, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो वो क्या कहते हैं, विपरीत सदिश कहलाते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, वहां आपने लिखा था यदि a वेक्टर बराबर माइनस b वेक्टर लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई दोनों वेक्टर जो हैं परिमाण में तो समान है, लेकिन दिशाओं में क्या है, विपरीत है। क्या है, विपरीत है। तो उसी को ही अप्लाई करेंगे। कैसे, देखो जैसे मैंने लिखा R12 कैप या R21 कैप, वो बराबर होगा माइनस R12 कैप के, किसके बराबर होगा, R12 कैप के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, विपरीत सदिश है। क्या है, विपरीत सदिश है। तो इसी के आधार पर हम सारी प्रक्रियाओं का उपयोग कर सकते हैं। देखो यहां से आप सीधा कर सकते हो, देखो बहुत शानदार चीज है। देखो एक चीज बताता हूं, माइनस चिन्ह कॉमन ले लो इधर से, अगर वो भी भूल जाओ, माइनस चिन्ह कॉमन लो। यहां माइनस, याद होगा मोड एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो नेगेटिव में हो उसको पॉजिटिव बना देती है। तो मोड में अगर माइनस कॉमन लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां लोगे तो फर्क पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं यहाँ इक्वल थोड़ा इधर लगा रहा हूँ क्योंकि माइनस साइन यहाँ लिखूंगा मैं बाद में, पहले समझाऊं। Q1 Q2 अपॉन, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो भाई क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब हो जाएगा। लेकिन यहां माइनस लूंगा ना कॉमन, वो क्या आ जाएगा, फ्रंट ऑफ पे आ जाएगा। कारण क्योंकि इधर मोड नहीं है, यहां माइनस कॉमन लिया तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इन दोनों से अगर माइनस कॉमन लिया वो कहां आ गया, फ्रंट में। तो कई सोचते सर यहां लिए वो कहां गया, क्योंकि भाई मोड है, और मोड जो होता है वो किसी भी ऋणात्मक राशि को किस में परिवर्तित कर देता है, धनात्मक में। इसलिए इधर माइनस कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इधर लिया क्योंकि मोड नहीं है, ब्रैकेट है, तो यहां माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो ये माइनस चिन्ह आया, तो अब आप खुद एक नंबर इक्वेशन को देखो, देखो माइनस को छोड़ के बाकी सारा सेम होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब, R2 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर माइनस R1। मतलब माइनस को छोड़ के मेरे पास जो भी ये फिजिकल क्वांटिटी आई है इसको मैं क्या डिनोट कर सकता हूँ, F21। ठीक है, तो हमारा काम क्या हो गया, इसको आप लिख सकते हो F12 माइनस F21। क्या क्लियर हुआ, इसका सदिश निरूपण क्लियर हुआ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या स्टेटमेंट होगा हमारा स्टेटमेंट होगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल परिमाण में समान है और दिशा में क्या है, ये दिशा बता रहा माइनस, परिमाण में तो समान है, दिशा में क्या है, विपरीत है। ठीक है, इसलिए ये किस में होते हैं, साम्यावस्था में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि परिणामी बल का मान क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब मुख्य बात, ये आपने क्या पढ़ा था, न्यूटन का 11वीं में नियम पढ़ा था, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उसमें हम क्या कहते थे, जब क्या हो, जब किसी वस्तु पर बल आरोपित करें तो उतने ही परिमाण की विपरीत दिशा में क्या होती है, क्रिया होती है।
तो वो ही क्या डिनोट कर रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम को भी फॉलो करता है। अब भाई कूलाम की अगर बात करें तो वेक्टर नियम हो गया आपका, ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ बातें आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। कैसे? कूलाम का नियम जो है कुछ कंडीशन में अप्लाई होता है, कुछ में नहीं होता, अकेला नहीं होता। उसका रीजन क्या है? जैसे मैंने कहा कि पहली बात, कूलाम के नियम के लिए स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए। कितने होने चाहिए? स्थिर बिंदु आवेश, ठीक है। क्यों? क्योंकि रुका हुआ होगा, जब कोई आवेश स्थिर अवस्था में हो तो उसके चारों ओर सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र, और आवेश जब गतिशील हो तो आप फर्स्ट बुक में ही पढ़ोगे, जब आवेश गतिशील हो तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो पहली महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये नियम जो है स्थिर आवेशों के लिए लगेगा। किसके लिए नहीं लगेगा? गतिशील के लिए अकेला नहीं लगेगा। उस स्थिति में हम कुल बल का मान अकेले कौन से, इस वाले बल से, कूलाम बल से नहीं दे सकते। उस स्थिति में हमें चुंबकीय बल भी कहा जाएगा, और इन दोनों को मिला के आप बोलोगे लोरेंज बल। कहाँ पढ़ोगे? आप अपने मैग्नेट वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। दूसरी बात, एक दूरी होती है, आवेशों के बीच की दूरी होती है, ये बड़ा इफेक्ट डालती है भाई। कहता कि 10 की पावर -15 मीटर, ये आपने सुना हुआ है 10वीं 9वीं दोनों में। 10 की पावर -15 मीटर की दूरी से कम होगा या इतना हो जाए तो उस स्थिति में कूलाम बल क्या हो जाएगा? कार्य नहीं करेगा। कारण क्या है भाई? क्योंकि आपको 11वीं की फिजिक्स शुरुआत में ही ये बताया गया था, प्रकृति में जो सबसे प्रबल बल है वो कौन सा है? नाभिकीय बल है। कौन सा है? नाभिकीय बल। तो इसका मतलब 10 की पावर -15 किसका आकार है? नाभिक का आकार। और उससे कम करते क्या हो जाएगा? नाभिक का आकार शुरू हो जाएगा, दूरी शुरू हो जाएगी। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा भाई? शक्तिशाली बल कौन सा है? नाभिकीय बल, वो क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। तीसरी बात, ये किसके नियम का पालन करता है? वर्ग व्युत्क्रम नियम, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। दूरी पर भी निर्भर है, और न्यूटन के तीसरे नियम का भी बात करते हैं। तो आज के लेक्चर में अपने इतना ही बात करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगला अपना लेक्चर होगा तो उसमें आपके लिए विद्युत क्षेत्र का टॉपिक आएगा, ठीक है। बहुत अपने आराम से करेंगे उसको क्लियरफाई, ठीक है। फिर मैं आपको कह रहा हूं कि जो भी ये वीडियो आती हैं आप उसको ध्यान से सुनो, और आपको किसी भी प्रकार के टॉपिक में कोई पॉइंट्स में क्लियरिफिकेशन नहीं होता तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो, तो मैं आपको वहां आंसर दे सकता हूं, ठीक है। और आपका काम क्या है? वीडियो को पूरा देखना है, उसके बाद उसको लाइक भी करना है, और क्या करना है? शेयर भी करना है भाई, और बेल आइकन तो करना ही है, आपको पता ही है, क्योंकि हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचेगी नोटिफिकेशन में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।